Hello, aspirants. Welcome to Center for Ambition and our initiative, Current Affairs. So let's get started without wasting much of our time with the Current Affairs series. Okay, आज हम कुछ ऐसे editorials देखेंगे जो बहुत ज़्यादा important हैं from the perspective of mains. Mains के perspective से काफ़ी important editorials हैं और कुछ ऐसी news हैं जो कि prelims में बहुत ज़्यादा important role play करती हैं. So start करते हैं. द फर्स्ट एडिटोरियल वी हैव, जो पहला एडिटोरियल आज हम देखेंगे, इट इज रिलेटेड विद द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल. ओके, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, प्राइवेट मेंबर बिल. ओके, ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, राइट टू डिस्कनेक्ट. उस पर ये आर्टिकल आया है. दिस आर्टिकल ये जो है होलिस्टिकली पूरे टॉपिक को कवर करता है. देखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं ये होते क्या हैं. ठीक है, व्हाट आर दीज प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बिल्स. प्राइवेट मेंबर बिल. अगर हम प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो ये वो लेजिस्लेशन है, वो बिल्स हैं. ओके, वो लेजिस्लेशंस या वो बिल्स हैं जो कि प्रपोज किए गए हैं पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही प्रेजेंट करे गए हैं, लेकिन हु आर नॉट मिनिस्टर्स. ओके, ये वो लेजिस्लेशंस होते हैं, वो बिल होते हैं जो कि एमपीज के द्वारा ही प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वो एमपीज मिनिस्टर नहीं होते. नॉन मिनिस्टर कैंडिडेट्स जो होते हैं, नॉन मिनिस्टर एमपीज जो होते हैं, जब वो बिल प्रेजेंट करते हैं उन बिल्स को हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं. तो यहां से आप समझ सकते हैं लेजिस्लेशन दैट इज बिल प्रपोज इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है एक बिल. ओके, बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु आर नॉट मिनिस्टर्स. जो मिनिस्टर नहीं है उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल प्रेजेंट किए जाते हैं, दे आर नोन एज प्राइवेट मेंबर बिल. उन्हें प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है. ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें समझने हैं. प्राइवेट मेंबर बिल्स के कुछ फीचर्स समझ लेते हैं. क्या फीचर्स हैं? ये जो बिल है, ओके, बिल सबमिटेड विद प्रायर 1 month नोटिस. एटलीस्ट जो भी मेंबर इसको प्रेजेंट कर रहा है, जो भी एमपी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं इस बिल को, उन्हें एटलीस्ट 1 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा. 1 month का प्रायर नोटिस दिया जाता है. एटलीस्ट 1 महीने का प्रायर नोटिस प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, और इसके जो ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्राफ्टिंग ऑफ द बिल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर. ओके, जो मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे उन्हीं को बिल को ड्राफ्ट करना होगा. बिल को ड्राफ्ट करने की कोई कमिटी नहीं होगी. ठीक है, पब्लिक कमिटीज जो होती हैं हमारी, पार्लियामेंट्री कमिटीज, दे विल नॉट ड्राफ्ट इट. मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ दिस बिल. मेंबर को ही ये बिल ड्राफ्ट करना है, बनाना है. ठीक है, ये है आपका प्राइवेट मेंबर बिल. ठीक है, जो पब्लिक बिल्स होते हैं, नॉर्मल बिल्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, तो वो मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं और ये नॉन मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं. पब्लिक बिल्स के चांसेस ज्यादा होते हैं पास होने के, प्राइवेट बिल के चांसेस बहुत कम पास होते हैं, चांसेस पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, जनरली प्राइवेट मेंबर बिल्स उन टॉपिक्स पर, उन इश्यूज पर लाया जाता है जिस पर जनरल अटेंशन चाहिए होता है, लेकिन सरकार जिन चीजों को इग्नोर कर देती है. ठीक है, उसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया जाता है. अब हम इस आर्टिकल की बात करें कि ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो आया है ये क्या कह रहा है. ठीक है, सबसे पहले ये बात शुरू कर रहा है कि हम जिस एज में रह रहे हैं, जिस जमाने में रह रहे हैं, ये डिजिटल एज है. क्या है?
डिजिटल एज, हम सब डिजिटल की दुनिया में रह रहे हैं, जहां पर हम हमारे आसपास गैजेट्स की भरमार है, ठीक है। गैजेट्स जो हैं हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं, दे हैव बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हमारी अभिन्न अंग बन चुके हैं हमारी लाइफ का ये डिजिटल गैजेट्स जो हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, टीवीज, ठीक है, इस तरह के जो भी डिजिटल चीजें हैं, स्पेशली द स्मार्टफोन, ये हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ग्रेटेस्ट टूल ऑफ प्रोडक्टिविटी माना जाता है, ग्रेटेस्ट टूल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि ये गैजेट्स प्रोडक्टिविटी को तो एनहेंस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो काम नहीं पॉसिबल हो पाता था, फॉर एग्जाम्पल जब दुनिया बंद हो गई थी, लॉकडाउन में चली गई थी कोरोना टाइम पर, तब क्लासेस लगना ऑनलाइन वे में, जूम या गूगल मीट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर क्लासेस लगी, मीटिंग्स होती थी, तो प्रोडक्टिविटी नहीं रुकी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने का ये सबसे बड़ा साधन बना, ग्रेटेस्ट टूल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें तीन चीजें जो आई वो था आपका स्मार्टफोन्स, आपने देखा होगा क्लासेस बच्चे स्मार्टफोन्स पे ले रहे हैं, लैपटॉप्स और इंस्टेंट ईमेल्स। इंस्टेंट ईमेल्स आए हैं तब से काम जल्दी होने लगा है, ठीक है। अब डिले नहीं होता, पहले ऐसा नहीं है कि आज मैंने लेटर पोस्ट किया, अब वो लेटर कुछ दिनों में पहुंचेगा, फिर मुझे उसका रिप्लाई मिलेगा, तब प्रक्रिया पूरी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले जब किसी भी एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भी भरे जाते थे तो वो ऑफलाइन भरे जाते थे, तो उस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगता था, लेकिन आज के टाइम पे इंस्टेंट ईमेल्स आ चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आ चुकी है, ठीक है, जिससे हमारा काम, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, टाइम कंजम्पशन कम हुआ है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट टूल ऑफ प्रोडक्टिविटी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इन्हें जो ऑथर हैं इस एडिटोरियल के लिखने वाले हैं, उन्होंने इन्हें कहा है साइलेंट 24/7 टास्क मेकर्स। ये हमारा काम 24/7 करते हैं, 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले साइलेंट टास्क मेकर्स हैं, ठीक है। दे आर द साइलेंट टास्क मेकर्स हु वर्क्स, दे वर्क 24/7 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, ठीक है। ये बात यहां से करी गई। अब इसकी वजह से एक चीज हुई है, क्या चीज हुई है? दे हैव इरोडेड, इन्होंने खत्म कर दी है, इरोडेड द बाउंड्री, दे हैव इरोडेड द बाउंड्री बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल वेलबींग। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है, निजी जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ जो है, ठीक है, सॉरी, प्रोफेशनल लाइफ मतलब जो हमारा काम काज है उसकी लाइफ, और जो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत जीवन है, उन दोनों के बीच की बाउंड्री को खत्म कर दिया है। अब पहले क्या होता था, आप ऑफिस का काम ऑफिस में करेंगे, घर पर आकर अपना घर देखेंगे, अपने पर्सनल वेलबींग के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। एंड दे कार फॉर लव, उन्हें लव की ज़रूरत होती है, वार्म की ज़रूरत होती है, ठीक है। दे कैन नॉट लिव विदाउट इमोशंस, इमोशन लेस हो जाएंगे तो हम रोबोट्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि इस 24/7 टास्क मेकर ने ये जो प्रोफेशनल कामकाज वाली लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच की जो बाउंड्री है उसे खत्म कर दिया है। अब उस बाउंड्री को खत्म करने की वजह से क्या हुआ है, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। इस बाउंड्री की खत्म होने की वजह से क्या हुआ है, ये बाउंड्री तो खत्म हो गई, ठीक है, दे हैव इरोडेड दिस बाउंड्री। अब क्या हो गया है, इसने क्या किया है, दे हैव टर्न्ड द इवनिंग्स, जो हमारी शाम का समय होता है वो, हमारे वीकेंड्स, ठीक है, वीक के एंड मिलने वाली छुट्टी, हॉलीडेज, जो छुट्टियां हैं, त्योहार की छुट्टियां हैं, बाकी छुट्टियां हैं, एज एक्सटेंशंस ऑफ वर्क डेज। इस बाउंड्री के ब्रेक होने से क्या हुआ है, जो प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्री जो खत्म हो गई है, उसमें क्या, उसकी वजह से क्या हुआ है, अब
व्यक्ति, सपोज कोई भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स वाई जेड कोई भी एम्प्लॉय है, और मैंने ये रियल लाइफ में देखा भी है। अब क्या होता है, वो लोग सुबह से जाते हैं, सुबह लॉग इन करते हैं 9 बजे या 10 बजे जो भी टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी 8 घंटे की या 9 घंटे की ड्यूटी को पूरा करते हैं। उसके बाद वापस घर आते हैं, ठीक है। घर आने के बाद दोबारा से उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, ठीक है। तो उनकी शाम जो है वो शाम कॉन्फ्रेंस कॉल में चली गई। वीकेंड्स में वर्क फ्रॉम होम उन्हें दे दिया जाता है, कोई ऐसा टास्क दे दिया जाता है जो उन्हें वीकेंड में कंप्लीट करना होता है, डेडलाइंस मीट करनी होती हैं। हॉलीडेज का भी यही हाल है, दे डू नॉट एंजॉय। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हॉलीडेज पर गए हैं, घूमने गए हैं, सब मसूरी गए हैं, मनाली गए हैं, और वहां जाकर अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, अपने ईमेल्स चेक करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें हो रही हैं। सो दे आर नॉट एंजॉइंग, ऑल्दो दे आर इन अ हिल स्टेशन। वो हिल स्टेशन में होने के बावजूद भी मेंटली दे आर इन देयर ऑफिस, मेंटली वो अपने ऑफिस में प्रेजेंट है, फिजिकली वो मसूरी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। दे हैव टर्न्ड द इवनिंग्स, वीकेंड्स, हॉलीडेज एज एक्सटेंशन ऑफ वर्क डेज। तो इसे नाम दिया गया है क्रीपिंग सिकनेस। ये एक धीरे धीरे आने वाली एक सिकनेस है, एक बीमारी का रूप लेती जा रही है। ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, जिस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति फिजिकली कहीं प्रेजेंट है और मेंटली वो चौबीसों घंटे अपने वर्क के लिए प्रेजेंट है, ये क्रीपिंग सिकनेस है, एक तरह की बीमारी है। इसे डेडिकेशन ना समझा जाए। ऑथर का कहना है कि इसे डेडिकेशन ना जाए, दिस इज नॉट अ बैज ऑफ डेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा है तो वो बहुत डेडिकेटेड है अपनी जॉब के लिए, ठीक है। काफी सारे एडवांस्ड कंट्रीज जो हैं हमारे, दे आर नॉट हैविंग सच थिंग्स, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक एम्प्लॉय को अपने वर्क आवर्स, जो नॉर्मल वर्क आवर्स होते हैं 8 घंटे, उनसे भी कहीं ज्यादा 12-12, 15-15 घंटे काम कराया जाता है, ठीक है। विच इज नॉट गुड। वो ये नहीं दर्शाता कि हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। इट इज जस्ट शोइंग कि जो हमारे देश की जो कॉलोनियल लीगेसी चली आ रही है, वो जो दकियानुसी सोच है, ठीक है, रूढ़िवादी जो सोच है वो चली आ रही है कि प्रेजेंट होना आपका जरूरी है, उससे फर्क पड़ता है, ना कि प्रोडक्टिविटी से फर्क पड़ता है। ऐसी बात कही गई है यहां पर, ठीक है। तो ये एक तरह की बीमारी है, दिस इज अ क्रीपिंग सिकनेस, जिसको डिजिटल एज की वजह से और ज्यादा बूस्टअप मिला है, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, दिस कॉल्स, तो इस बीमारी को बचने के लिए एक बिल लेकर आया गया, एक लेजिस्लेशन लेके आया गया, ठीक है। जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। यहां पर मांग करी गई है कि अब समय आ गया है कि सरकार को राइट टू डिस्कनेक्ट एज अ फंडामेंटल राइट, मूलाधिकार, हमारे संविधान में ऐड कर देना चाहिए। एक नया फंडामेंटल राइट ऐड करना चाहिए, राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब मेरे वर्किंग आवर्स खत्म, उसके बाद अब मैं अपने वेलबींग के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, ठीक है। ये मेरे पास अधिकार रहेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि रात में कोई ईमेल आया, मैंने उसका ईमेल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो मेरे वर्किंग आवर्स के बाहर है, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड, ये करेक्ट नहीं है। इसलिए यहां पर मांग करी गई है कि राइट टू डिस्कनेक्ट को एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है इस राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के? अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य तो यही है, प्रोग्रेसिव लेबर रिफॉर्म है। एक तरह का रिफॉर्म है लेबर को लेकर, ठीक है, जो कामकाज को लेकर एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है, उनकी भलाई के लिए एक रिफॉर्म लाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है, इट इज अ नेशनल इंपेरेटिव फॉर पब्लिक हेल्थ। राष्ट्रीय हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं कि ओवरवर्क, ओवर टाइम करने से जो मनुष्य है, जो जीव, जो व्यक्ति है, उसकी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी हेल्थ पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। अब हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उस पे इंपैक्ट पड़ता है, हेल्थ में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा मेडिकल जो पूरा सिस्टम है वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। तो ये नेशनल कंसर्न है पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है। क्योंकि इस वजह से सिर्फ एक ही सिटी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सिटीज आर स्ट्रगलिंग विद दिस, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही हमारा बहुत उसमें कमियां हैं, ठीक है, उस पर भी एक और बर्डन ऐड कर देना, उससे स्ट्रेस्ड आउट ही होगा हमारा नेशनल हेल्थ केयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी,
इसे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि आपको, आपने सुना होगा कि आपको यूपीएससी निकालना है, आईएएस निकालना है, ठीक है, आपको 17 घंटे पढ़ाई करनी होगी, 20 घंटे पढ़ाई करनी होगी। जब मैंने तैयारी शुरू नहीं करी थी तब मुझे ये सुनने को मिलता था तैयारी से पहले कि आईएएस बनना है। स्कूल टाइम्स में लोग ये बोलते थे, जो बड़े लोग थे, ठीक है, जिनको शायद नॉलेज नहीं थी, वो ये बोलते थे कि आपको ट्रक भर के किताबें पढ़नी होंगी, इतना पढ़ना पड़ता है, ट्रक भर के किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो दे क्रिएटेड अ फियर इन माई माइंड कि ट्रक भर के किताबें पढ़नी होंगी, कैसे होगा, ठीक है। तो या आपको 18 घंटे पढ़ना है तभी आप बन पाओगे। दिस इज नॉट अबाउट आर्ट्स और ट्रक भर के किताबें पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। एक कैंडिडेट ऐसा है जो 18-18 घंटे पढ़ रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक कैंडिडेट ऐसा है जो दिन में सिर्फ 6 घंटे पढ़ता है और फिर भी उसका पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी। अगर आप किसी वर्कर से काम करवाओगे, 17-18 घंटे 16 घंटे काम करवाओगे, वो वैसे ही फिजिकली और मेंटली इमोशनली बर्नआउट हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी पे अल्टीमेटली फर्क पड़ेगा, प्रोडक्टिव काम नहीं होने वाला। वहीं पर एक ऐसा एम्प्लॉय है जो अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 घंटे की ड्यूटी करता है, बाकी अपने आप को रिलैक्स करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस बॉडी इज ऑल्सो अ मशीन, ओके, जिसको रेस्ट चाहिए, ठीक है। हम रोबोट्स नहीं हैं, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, माइंड को रेस्ट चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी। तो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी, जीडीपी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सोशल स्टेबिलिटी, जो सामाजिक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, उसे बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब से ये डिजिटल एज बहुत ज़्यादा आई है तब से मेंटल हेल्थ के केसेस भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्ट्रप्शन भी हो रहा है, ठीक है। पीपल अपने सोशल गैदरिंग्स में पार्ट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन की वजह से दे टेक रॉन्ग स्टेप्स, समथिंग लाइक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन। तो सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए भी ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा, ठीक है, ये चीज़ आपने देखी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपने मेंस के आंसर राइटिंग में इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स लिखे, ठीक है, सपोज ये मेंस का एक क्वेश्चन है जो बन भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ से मेंस के क्वेश्चन में आपने कितने एस्पेक्ट्स को कवर किया? आपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर किया, आपने हेल्थ के एस्पेक्ट को कवर किया, आपने फिर इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट को कवर किया, सोशल एस्पेक्ट को कवर किया। इस तरह से अगर आप अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आंसर्स बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे एंड दे विल फेच यू गुड मार्क्स। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स देकर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी बात करी गई है कि भारत में क्या है अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल पेस ऑफ वर्क इन इंडिया। भारत में एक ऐसी तेजी पर हम काम कर रहे हैं, ऐसी स्पीड पर हम काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो टीचर्स हों, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, हम सभी लोग एक ऐसी स्पीड पर काम कर रहे हैं जो कि अनसस्टेनेबल है अल्टीमेटली, जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसा इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। किस तरह से ये अनस्टेबल है वो समझने के लिए आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, ठीक है, ये एक डेटा है, इस डेटा को आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि आईएलओ के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये पाया गया है कि 51% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, 51% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, भारत की 51% जो वर्कफोर्स है वो क्या है? 51% वर्कफोर्स जो है वो मोर देन 49 आवर्स पर वीक काम कर रही है, ठीक है। वर्किंग मोर देन 49 आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में 49 आवर्स से भी ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, 51% लोग इंडिया के, ठीक है। और ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये 51% जो डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि हम सेकंड ग्लोबल हैं, हमारी इंडिया की रैंकिंग सेकंड है, सेकंड ग्लोबल रैंकिंग इन द एक्सटेंशन ऑफ वर्क आवर्स। जो काम करने के घंटे हैं उनमें ज्यादा काम करवाया जा रहा है नॉर्मल घंटों से, उसमें हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, सेकंड ग्लोबल रैंकिंग है हमारी, ठीक है, आईएलओ के अनुसार। इसके साथ ही आईएलओ ने एक और डेटा दिया है। पहला डेटा 51%, ठीक है। यहां पर दूसरी बात करी गई है कि जो हमारी ह्यूमन कॉस्ट है इंडिया की,
ये ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है, ठीक है। यहां पर 78% जो एम्प्लॉयज हैं, 78% जो काम करने वाले लोग हैं वो सफर करते हैं जॉब बर्नआउट। अपनी जॉब की वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटल और इमोशनली तौर पर थका हुआ महसूस करते हैं। फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉशन, फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉशन, ठीक है। फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से उनकी बॉडी ड्रेन आउट हो जाती है, बर्नआउट महसूस करते हैं, ठीक है। 78% इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, इतनी ह्यूमन कॉस्ट हमें चुकानी पड़ रही है। 78% इज एन अलार्मिंग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है जो बताया है आईएलओ ने। ऐसे 78% एम्प्लॉइज जॉब बर्नआउट फेस करते हैं, फिजिकल और इमोशनल एग्जॉशन फेस करते हैं, मेंटली भी थकते हैं, फिजिकली भी थकते हैं, और वो ऐसे थकान होती है जो कि इररिपेयरेबल होती है, ठीक है। वहां से वापस नहीं आया जाता, परमानेंट डिजीजेस बन जाती हैं जिसकी वजह से, ठीक है। आईएलओ का फिर कहना है कि इसकी वजह से जो कॉजेज हो रहे हैं, ठीक है, जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो कॉजेज हैं, ठीक है, या कॉजेज ना कह, इट कॉजेज, जो इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? अगर हम इंपैक्ट की बात करें, सबसे पहला लाइफ स्टाइल डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, एंजाइटी बहुत कॉमन हो चुका है, एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये दो वर्ड तो ऐसे बन चुके हैं, ये चारों वर्ड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो ऐसे वर्ड बन चुके हैं जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज, सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से नहीं है, यहां पर दूसरा एंगल भी बताया गया है कि वर्कफोर्स को एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल वेलबींग, अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा, अपनी मेंटल फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से उसमें मोटापा हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं, बीपी की बीमारी लग रही है, मधुमेह हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। यहां से रिड्यूस हो रही है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। अब एक एम्प्लॉय है, हाइपरटेंशन हो गया ओवरवर्क के कारण, ओवरवर्क के कारण डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम होगी, एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी कम होगी, उसकी टीम की प्रोडक्टिविटी कम होगी, टीम की प्रोडक्टिविटी कम होगी, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो यहां से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। और इंक्रीज हो रहा है, देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज ऑफ द बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। ये पॉइंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पूरा जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, दे हैव गिवन वन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ दिस। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक हेल्दी यंग एम्प्लॉय ऑफ E&Y, E&Y एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक हेल्दी यंग एम्प्लॉय जिनका नाम एना सेबेस्टियन है, एना सेबेस्टियन, they died because of overwork। लिटरली किसी इंसान की मौत हुई है ओवरवर्क के कारण, ज्यादा काम करने के कारण। एक हेल्दी यंग E&Y एम्प्लॉय की मौत हो जाना, ये काफी दुखद घटना है, और इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशनल फीचर को, सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी इसे एक बहुत ज्यादा वार्निंग मिल गई है, बहुत बड़ा इंपैक्ट इससे बना है, ठीक है। शॉक में है पूरा दुनिया। इसके अलावा रिसेंट जो आपने देखा होगा, जो हमारे BLOs थे, अभी SIR का काम चल रहा था, तो BLOs सुसाइड कमिट कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। आपने देखा होगा एक दो केसेस ऐसे आए हैं, BLOs ने सुसाइड
कर लिया। क्यों? ओवरवर्क के कारण, कि बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था। ठीक है, ऐसी भी खबर सामने आई थी, एक बीएलओ ऐसे थे जिनको शादी थी, उनकी उनकी खुद की शादी थी और उनको अपनी खुद की शादी के लिए छुट्टी नहीं दी गई। ठीक है, इतना ओवरवर्क के कारण उस बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये दर्शा रहा है पूरे हमारे समाज को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी सरकार को, किस तरह से जो वर्किंग आवर्स एक्सटेंशन है, ये जो काम करने का जो बर्डन बढ़ चुका है, ये कितना ज्यादा खतरनाक है पूरे देश के लिए। ठीक है, इसके साथ ही एज पर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है। ठीक है, इन्होंने बताया है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है कि 10 से 12% इजाफा हुआ है मेंटल हेल्थ केसेस में। पिछले कुछ सालों में 10 से 12% तक का इंक्रीज देखा गया है मेंटल हेल्थ केसेस में। 10 से 12% अपने आप में एक बड़ा नंबर है। ठीक है, मेंटल हेल्थ केसेस यहां से बढ़ चुके हैं। इसके बाद ही दूसरी चीज की अगर हम बात करें, ठीक है, ये थे हमारे कॉजेस। ठीक है, ये सारे कॉजेस जो थे वो हमने बताए कि या इम्पैक्ट कह सकते हैं कि ये सारे इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरह से ये एक सीरियस कंसर्न है। ठीक है, यहां पर ऑल्दो जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रूल्स हैं, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 में ये एक कोड लेकर आए थे, एक तरह के रूल्स लेकर आए थे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जॉब से रिलेटेड सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन को बेहतर करने के लिए ये कोड्स लेकर आए थे। ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम लिमिट लगाई थी, दे सेट अ मैक्सिमम लिमिट ऑन वर्किंग आवर्स, ऑन वर्किंग आवर्स फॉर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज। इन्होंने सिर्फ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज पर वर्किंग आवर्स की लिमिट लगाई थी कि 8 घंटे का जॉब किया करा जाएगा, लेकिन सिर्फ ट्रेडिशनल वर्कर्स की बात करी गई थी, इसमें ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज की बात करी गई थी। ठीक है, वो भी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये वर्क कोड को मेंटेन करा ही नहीं जा रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बट नॉट इंक्लूडेड, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया जो आज की डेट में ज्यादातर वर्कफोर्स है वो किसमें है, कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स, फ्रीलांसर्स एंड गिग वर्कर्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, गिग वर्कर्स, इनके पॉइंट्स को तो कंसिडर किया ही नहीं, इनके लिए कोई भी लिमिट सेट नहीं करी गई। अगर आप देखेंगे जो हमारे जोमेटो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जोमेटो वाले भैया या स्विगी वाले भैया, ब्लिंकिट वाले भैया, वो दिन रात काम करते हैं। अगर आप रात में 1 बजे भी ऑर्डर करोगे तब भी 1 बजे भी 10 मिनट्स डिलीवरी हो जाएगी आपकी गेट पर। ठीक है, नाउ एज अ ह्यूमन कंसिडर, इतनी ठंड है नॉर्थ इंडिया में इस वक्त, इतनी ठंड है कि जब मैं ऑफिस आ रहा था मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, ऐसी ठंड में जब उन्हें रात में भी ट्रैवल करना होता है, 10 मिनट्स डिलीवरी करनी होती है ऑन रोड्स, ठीक है, जहां पर एक्सीडेंट होने के कॉजेज होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्यों ये वर्किंग कंडीशंस नहीं आ रही हैं, ये लेबर कोर्ट्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही अंदर से चौंका देने वाला एक इंसिडेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो भी दर्शाया गया है इसमें। इसके बाद क्या हो रहा है, एक फियर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। फियर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, फियर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन और टर्मिनेशन, या तो उनके मन में डर है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी, सिंपली जस्ट छोटे छोटे कारणों से, सिंपली फॉर फेलिंग लेट नाइट ईमेल। ठीक है, अगर कोई लेट नाइट ईमेल आया है और उसका जवाब आपने नहीं दिया तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, अनुशासन की कमी है आपके अंदर। ठीक है, ऐसा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब मैं कॉलेज में था तब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हम एक इवेंट की तैयारी कर रहे थे, जो हमारे सीनियर्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो रात में जानबूझकर
रात में जानबूझकर 12 बजे मैसेज करते थे कि सुबह 6 बजे हम इस पर्टिकुलर वेन्यू पर मिलेंगे। नाउ कंसिडर एक व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में है, ठीक है, इवेंट की भी तैयारी कर रहा है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सब वेल ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति रात में सोएगा, थका हारा व्यक्ति रात में जाकर सोएगा, 12 बजे तक इंतजार नहीं करेगा। अब उसको उस मैसेज को ना पढ़ने की वजह से सुबह अगर वो लेट हो जाता है तो उसकी वजह से उसे डांटा जाता था, ठीक है, डांटा जाता था और बहुत ज्यादा एक तरह से शेम महसूस करवाई जाती थी अपने जूनियर्स के सामने, अपने जो भी क्लासमेट्स थे उनके सामने एक शर्म महसूस कराई जाती थी। तो ये देखिए आप कितना फियर डेवलप किया जा रहा है जस्ट बिकॉज हम अपनी एक हेजिमनी क्रिएट करना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट एन हेजिमनी कि आप में डिसिप्लिन की कमी है, नाउ एटलीस्ट कंसिडर समथिंग, सम ह्यूमैनिटी सॉर्ट ऑफ थिंग्स इनटू आवरसेल्व्स, ठीक है। किस तरह से यहां पर जस्ट एक लेट नाइट ईमेल आंसर नहीं किया उसकी वजह से एक डिसिप्लिनरी कमिटी बैठ जाती है, टर्मिनेशन का खतरा होता है, मेंटल कितने डिसऑर्डर्स इसकी वजह से हो रहे हैं, ठीक है, ये यहां पर बताया गया है। ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें कि ग्लोबली यहां पर क्या है, ऑलवेज ऑन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया को इस वजह से ऑलवेज ऑन इकोनॉमी का टाइटल दिया गया है कि हम तो भाई 24 घंटे अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है, 24 घंटे खुली हुई इकोनॉमी है, ऑलवेज ऑन इकोनॉमी का टाइटल दिया है। सिर्फ इंडिया ही नहीं है, काफी सारे देश हैं, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो यहां पर फ्रांस एक ऐसा देश बना जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ लेकर आया इन 2017 में वो लोग ये लॉ लेकर आए थे। इसके साथ ही पुर्तगाल, ठीक है, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स हैं राइट टू डिस्कनेक्ट को लेकर। तो और ये देश प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे भी हैं, ठीक है। तो ग्लोबल सिनेरियो ये है कि देश कंसर्न शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ को हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हैं अपने, ठीक है, SDGs, सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करते हैं, इंक्लूसिव इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें ये डाउनटाउन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये बिल डिमांड कर रहा है, सिर्फ लेजिस्लेशन ही नहीं, आपको सिर्फ रूल नहीं बनाना है, एक कल्चरल चेंज की ज़रूरत है, कल्चरल चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पर बात करी गई है कि आप को एज एन एम्प्लॉय इस चीज को समझना होगा कि ये कंसर्न्स कितने जरूरी हैं। लॉ बना देने से चीजें चेंज नहीं होंगी, चीजें चेंज होंगी जब हम कल्चरली सोशली उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कल्चरल चेंज की बात करी गई है। यहां पर केरला जो है पहला स्टेट बना है जिसका अपना खुद का लेजिस्लेशन है, ठीक है, इस चीज से रिलेटेड केरला का अपना खुद का लेजिस्लेशन, ऐसा स्टेट बना क्योंकि हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला की, ऐसा लेजिस्लेशन लेके आने वाला बहुत पहला स्टेट बना जो कि अपने वर्कर्स की चिंता कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के लिए केरला लेजिस्लेशन आया, बट नीड ऑफ द आवर इज कि हम एक नेशनल यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क क्रिएट करें, नेशनल यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क क्रिएट करा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही यहां पर वे फॉरवर्ड दिया गया है, ठीक है, कि क्या किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड में कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, देश भर में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा इस चीज को लेकर, ठीक है, कल्चरल चेंज लाने के लिए। लॉ तो बन जाएगा लेकिन लॉ लोगों तक कैसे पहुंचेगा जब तक अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाए जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चला जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा लोगों को, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा टू मेक अ हेल्दियर, हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव नेशन। एक खुशहाल प्रोडक्टिव नेशन बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का पहला आर्टिकल, ठीक है, जो काफी खूबसूरती से लिखा गया, वेरी वेल रिटन आर्टिकल था, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड विद बायोमटीरियल्स, ठीक है।
बायोमटीरियल से रिलेटेड आर्टिकल है, यहां पर बात करी गई है कि बायोमटीरियल्स क्या होते हैं और क्यों जरूरत है बायोमटीरियल्स की। ठीक है, तो इसका पूरा सिनेरियो समझते हैं बायोमटीरियल्स का। बायोमटीरियल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही हमें समझना होगा ये बायोमटीरियल्स होते क्या हैं। अगर आप नाम पर जाएंगे, बायो मतलब लिविंग, मटीरियल मतलब कोई भी मटीरियल होता है, चीज होती है, ठीक है, वस्तु होती है। तो ये वो कौन से मटीरियल होते हैं? दीज आर द मटीरियल्स, दीज आर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मटीरियल। ठीक है, बायो मटीरियल एक तरह के मटीरियल होते हैं जो कि ड्राइव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं wholly or partly from biological sources, बायोलॉजिकल चीजों से, बायोलॉजिकल सोर्सेस से, और engineered। ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं जो यहाँ लिखी जा रही हैं। ठीक है, आप इन्हें एज इट इज वर्बिटेम यूज कर सकते हो यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, या तो वो मटेरियल, ऐसा मटेरियल है बायो मटेरियल जिसमें हम, जो हमारा सोर्स है, जिस जिस रॉ मटेरियल से हम इस मटेरियल को बना रहे हैं, या तो वो कोई बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल जीव, कोई प्लांट है, कोई जानवर है, कोई कीड़ा है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स से वो मटेरियल बन रहा है, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो मटेरियल बन रहा है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जा रहा है? डिजाइन टू रिप्लेस और इंटरेक्ट विथ कन्वेंशनल मटीरियल्स। आपने देखा होगा कि पॉलिथीन अभी तक का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, प्लास्टिक। ठीक है, हम बोलते हैं से नो टू प्लास्टिक, इस तरह के आपने स्कूल्स में भी सुने होंगे कैंपेन्स, हम रैलीज निकालते थे, से नो टू प्लास्टिक, जूट बैग यूज करो। अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन्स आ गई हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन्स आ गई हैं, दे आर बायो मटीरियल्स, यही बायो मटीरियल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे कन्वेंशनल मटीरियल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक, पॉलिथीन, उसको या तो रिप्लेस कर दिया जाए या उसका एक एक्स्ट्रा मिक्सचर बना दिया जाए जो ज्यादा हार्मफुल ना हो। ठीक है, इन्हीं चीजों को बायो मटीरियल कहा जाता है। इसके टाइप्स हैं, कुछ कुछ प्रकार के बायोमटेरियल्स होते हैं। 3 प्रकार के बायोमटेरियल्स हैं। पहला है ड्रॉप इन टाइप ऑफ बायोमटेरियल। अब ये ड्रॉप इन टाइप ऑफ बायोमटेरियल क्या होते हैं? केमिकली आइडेंटिकल टू पेट्रोलियम, जिसका एग्जाम्पल है बायोपेट। ठीक है, ड्रॉप इन वो उस तरह के बायोमटेरियल्स होते हैं जो केमिकली, जिनका केमिकल अरेंजमेंट ऐसा होता है जो कि पेट्रोलियम बेस्ड जो मटेरियल होते हैं, जो पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स होते हैं उनके जैसे दिखने वाले मटेरियल्स केमिकली वो होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बायोपेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ड्रॉप आउट, दूसरे प्रकार का जो मटेरियल है, दैट इज ड्रॉप आउट मटेरियल। दे आर केमिकली डिफरेंट एंड रिक्वायर, ये केमिकली जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनका बायो जो पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल होते हैं वैसा नहीं होता है। ठीक है, केमिकली डिफरेंट होते हैं और ये नए, एंड दे रिक्वायर न्यू प्रोसेसिंग, इन्हें बनाने के लिए दूसरे तरह के प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। ओके, दूसरे तरह के प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये ड्रॉप आउट बायोमटेरियल्स हैं, केमिकली डिफरेंट हैं। ठीक है, और इनको बनाने के लिए दूसरे तरीके का प्रोसेस यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके नॉवेल बायोमटेरियल्स। नॉवेल बायोमटेरियल्स। अब भाई ये नॉवेल बायोमटेरियल्स क्या होते हैं? ऑफर न्यू प्रॉपर्टीज एंड फाउंड इन कन्वेंशनल, नॉट फाउंड इन कन्वेंशनल मटेरियल्स। इनमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे ऑफर न्यू प्रॉपर्टीज नॉट फाउंड इन कन्वेंशनल
मटेरियल जो हमारे कन्वेंशनल मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक वगैरह, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनसे हटके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो नोबल बायोमटेरियल्स का पार्ट होते हैं। इसके जैसे कि इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो आपने देखा होगा सेल्फ हीलिंग प्लास्टिक्स आती हैं, सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स जो आते हैं, ठीक है, अपने आप को खुद हील कर लेते हैं, फट जाते हैं तो वो अपने आप दोबारा से जुड़ जाते हैं। बायो एक्टिव इम्प्लांट्स, ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है बायो एक्टिव इम्प्लांट्स। ऐसे चीजें होती हैं जो हम शरीर के अंदर भी आर्टिफिशियली जो ऑर्गन्स हैं उन्हें लगा सकते हैं, वो बायो मटीरियल्स होते हैं, ठीक है। एडवांस्ड कॉम्पोजिट्स, एडवांस्ड कॉम्पोजिट्स, ये आपके कुछ प्रकार हैं बायो मटीरियल के प्रकार, ठीक है। अब इंडिया को क्या जरूरत है भाई बायो मटीरियल्स की? व्हाई डज इंडिया नीड बायो मटीरियल्स? अगर हम इंडिया में नीड की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हम पर्यावरण को ऐसे यूज करें कि हम भी यूज करें, हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी यूज करे। अभी आप जानते हैं कि इंडिया में हम लोग कोल डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। तो यहां से क्या बात करी जा रही है? रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस किया जाए, क्या रिड्यूस किया जाए? डिपेंडेंस ऑन फॉसिल बेस्ड इंपोर्ट्स। फॉसिल बेस्ड जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, प्लास्टिक्स के, केमिकल्स के, उन सबको खत्म किया जाए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दैट इज सपोर्टिंग फार्मर्स लाइवलीहुड्स। फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है उसे सपोर्ट किया जाए, ठीक है। फार्मर्स को नए इनकम के स्रोत मिलेंगे, ठीक है। यहां पर फार्मर्स को इनकम के स्रोत मिलेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा, नए जो हमारे लो कार्बन और सर्कुलर प्रोडक्ट्स ग्लोबली हम शिफ्ट करते जा रहे हैं ना, सर्कुलर इकोनॉमी पे शिफ्ट करते जा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें हम दोबारा बार बार रिसाइकल कर सकें, उसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। और ये अलाइन करता है जो हमारे डोमेस्टिक गोल्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं कि बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है, ठीक है। इस तरह के जो हमारे गोल्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, उस सबसे ये रिलेट करता है, ठीक है। क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि अभी फिलहाल में कहाँ है इंडिया इस बेसिस में, तो डेवलपमेंट्स की बात करें तो एक बलरामपुर चीनी मिल्स, बलरामपुर चीनी मिल्स, बलरामपुर चीनी मिल्स ने एक प्लान किया है, दे हैव प्लान्ड अ पीएलए प्लांट। पीएलए की फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। पीएलए प्लांट इन यूपी, उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट पीएलए का प्लांट सेटअप होने की इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है बलरामपुर चीनी मिल्स के द्वारा। इसके बाद कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं लाइक Fool.co। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो भी हम मंदिरों में, अपने बहुत फेस्टिवल्स में जो भी फूल यूज करते हैं, उन फूल्स को फेंक दिया जाता है, उन फूल से ही इंसेंस स्टिक्स बनाते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं, उन्हें रिसाइकल करते हैं, ठीक है। ये स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज है, ये अभी फिलहाल इंडिया के लेवल पर ये डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। आप इन्हें अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। बलरामपुर चीनी मिल्स जो है, स्टार्टअप लाइक Fool.co, इस पे आप और सर्च कर सकते हैं, इसकी वीडियोस काफी सारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। प्राज इंडस्ट्रीज है। इसके बाद वे फॉरवर्ड की हम बात करें कि और क्या करने की जरूरत है, तो करने की जरूरत क्या है? स्केलिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केलिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमारे देश में बायो मटेरियल्स को बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उस बायो मटेरियल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। दे आस्क फॉर स्केलिंग अप ऑफ द बायो मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे आस्क फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट वाला फील्ड है, उस रिसर्च और डेवलपमेंट में हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस बायोमटेरियल पर काम करें कि किस तरह से इस बायोमटेरियल के प्रोसेसेस को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। ये वे फॉरवर्ड आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, ये था पूरा बायोमटेरियल से रिलेटेड, ठीक है।
इसके अलावा एक ये वाली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू बाय दिस न्यूज। आपको ये समझना है कि क्या हुआ है। इट इज रिलेटेड विद संगम लिटरेचर, ठीक है। आपने अपने एंशियंट हिस्ट्री में संगम लिटरेचर की बात करी होगी, यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2026 में आने वाला जो एग्जाम है, 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम है, वहां पर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो एक संगम टेक्स्ट देंगे, ओके, टेक्स्ट दिया जाएगा और पेयर बनाया जाएगा कि ये पर्टिकुलर इसके ऑथर हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस होंगे आपके सामने और पूछेंगे कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या नन ऑफ दीज या ऑल 3, ठीक है। इस तरह का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये आपको संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि काफी सारे संगम लिटरेचर टेक्स्ट की बात करी गई है जिनका ट्रांसलेशन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइन लैंग्वेज में जो तिरुकराल है, जो कि तमिल पोइट तिरुवलार ने लिखी है, उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, साइन लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया गया है। इसके साथ ही काफी सारे वर्क्स यहाँ पे पट्टू पट्टू, ठीक है, नर्म निकलाई, मैनी मैकलाई, इस तरह के काफी सारे वर्क्स हैं जो कि दिए गए हैं। इस साल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है संगम लिटरेचर। आपने जो भी अपने एंशिएंट इंडिया में संगम लिटरेचर के नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए संगम लिटरेचर के और ढंग से उन चीज को पढ़िए, ठीक है। बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, स्पेशली रिलेटेड विद आदित्य L1। हम पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे, आदित्य L1 क्या है, हम जानेंगे कि लेग्रांज पॉइंट्स क्या हैं एंड व्हाई दिस लेग्रांज पॉइंट्स एंड आदित्य L1 मिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें जो आदित्य L1 मिशन है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।